Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विथ यूपीएससी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और आपको यहाँ पर हम बेसिकली ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे आपको स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए फिर करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन क्रूड बास्केट। इंडियन क्रूड बास्केट के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स हैं एंड वी हैव टू चेक इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ दिस इंडियन क्रूड बास्केट? सो ये मिक्स होता है ब्रेंट एंड ओमान दुबई के क्रूड ऑयल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेंट है, ब्रेंट क्रूड, ये कहाँ से हम लाते हैं? तो इट इज़ सोर्स्ड फ्रॉम द नॉर्थ सी एंड जो ये हमारा ओमान क्रूड ऑयल है, इट इज़ कंसिडर्ड एज सावर ड्यू टू हायर सल्फर कॉन्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन क्रूड बास्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि इसमें से कौन से हमारे स्टेटमेंट्स सही हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज़ द डिराइव्ड वेटेज ऑफ शावर ग्रेड एंड द स्वीट ग्रेड दैट इज़ प्रोसेस्ड इन इंडियन रिफाइनरीज। देखिए, जो आपका ये इंडियन क्रूड बास्केट है, ये असल में वेटेड एवरेज होता है इंटरनेशनल प्राइसेस का फॉर द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ दिस सावर एंड स्वीट क्रूड ऑयल ग्रेड्स जो कि इंडिया इम्पोर्ट करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल सही है क्योंकि जो इंडियन क्रूड बास्केट है इसमें आपको स्वीट ग्रेड, जिसको हम ब्रेंट कहते हैं, ये मिलेगा, साथ ही सावर ग्रेड जो कि ओमान या फिर दुबई के एवरेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये राइज इन द इंडियन क्रूड बास्केट प्राइस जनरली लीड्स टू अ वाइडनिंग ऑफ द ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि इंडिया 90% अपने क्रूड्स को इम्पोर्ट करता है, तो डेफिनेटली अगर इम्पोर्ट बिल में इंक्रीमेंट होगा, इनके प्राइसेस में इंक्रीमेंट होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी वाइडन होता जाएगा, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली इट वुड लीड टू current account deficit at a widening stage, right? So rise in the Indian crude basket price generally leads to a widening of the trade deficit. ये बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर trade deficit के बाद consequently क्या हो जाएगा, जो आपका current account deficit है वो भी widen हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही statements सही थे। Which of the statements are correct? Answer here is C option, both 1 and 2, okay? Now here we talked about sour and sweet crude oil. Let's see कि इनके बारे में क्या हम और देख सकते हैं। स्वीट क्रूड ऑयल जो है इसमें आपको 0.5% से भी कम सल्फ़र मिलेगा और सावर जो क्रूड ऑयल होते हैं, शावर क्रूड ऑयल, इसमें आपको सल्फ़र कंटेंट 1% से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इट इज़ हायर देन 1%। स्वीट क्रूड ऑयल जो है ये फिर भी ईजी होते हैं रिफ़ाइन करना इनटू गैसोलीन एंड डीजल, राइट। देन हमने यहाँ पर बात करी ट्रेड डेफिसिट की। तो ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब आपका इंपोर्ट एक्सीड कर जाता है एक्सपोर्ट के साथ। एंड अगर परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली से जो कंट्री की करेंसी है वो वीक हो जाती है, राइट। एंड ट्रेड डेफिसिट्स कैसे फाइनेंस किए जा सकते हैं? तो हम इनको फाइनेंस करते हैं थ्रू फॉरेन बोरोइंग या फिर इन्वेस्टमेंट के साथ, ओके। देन हमने यहाँ पर बात करी थी कि अगर ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ेगा तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी वाइडन होता जाएगा। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट आपका क्या है? इसमें आपको बैलेंस सर्विसेज एंड रेमिटेंसेस के जो ट्रेड हैं वो शो होते हैं और इट इंडिकेट्स कि कितना ज़्यादा कोई कंट्री स्पेंड करती है अपने फॉरेन ट्रेड पर दैन इट अर्न्स, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ फ्रिक्वेंटली रन अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द रिसेंट डेकेड्स एज वेल, ओके। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किए। यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेंटली मैच्ड। यहाँ पर 3 पेयर्स हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेयर इसमें से सही हैं। ऑर्गेनाइजेशन और इसके फाउंडर का नाम आपको यहाँ पर चेक करना है। द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड ब्लॉक। डज दिस ब्लॉक रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस? सो परफेक्टली फाइन, क्योंकि जो हमारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था ये फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब किया था? 1939 में विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसको फॉर्म किया गया था एज अ फैक्शन, जिसका पर्पस क्या था? जो हमारे लेफ्ट विंग ग्रुप्स थे उनको यूनाइट करना अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है।
सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और बात करेंगे तो ये हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं इंडिया के। इंडिपेंडेंट मूवमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था टू फाइट द ब्रिटिश रूल, एंड पॉपुलरली इनको एक टाइटल भी मिला था, और ये टाइटल क्या था? नेताजी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रेड फ्लैग यूनियन, डज इट रिलेटेड टू NM जोशी? सो नो, क्योंकि जो रेड फ्लैग यूनियन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप एक और यूनियन कहते हैं, दिस इज द गिरनी कामगर यूनियन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गिरनी कामगर यूनियन, एंड ये एसोसिएटेड है कम्युनिस्ट लीडर SA डांगे के साथ, ना कि NM जोशी। ठीक है, यहाँ पर जो NM जोशी ऑप्शन में है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इन्होंने सोशल सर्विस लीग को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर NM जोशी के साथ इसका पेयर सही नहीं है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे SA डांगे की, तो ये फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के लेबर यूनियन मूवमेंट में, एंड इनको बाद में जाके जेल की सज़ा सुनाई गई थी फॉर हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, डज दिस पार्टी रिलेटेड टू MN रॉय? येस, दिस इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि MN रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को फाउंड किया था 1940 में, और इसी के साथ रेडिकल ह्यूमैनिज्म को इन्होंने एडवोकेट किया आफ्टर मूविंग अवे फ्रॉम द फॉर्मल कम्युनिज्म। ठीक है, तो थर्ड भी यहाँ पर सही है। MN रॉय के बारे में फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी हैं, साथ ही पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को 1940 में स्टैब्लिश किया था, और ये रेडिकल ह्यूमैनिज्म की फिलॉसफी डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला सिर्फ गलत था, फर्स्ट और थर्ड सही थे। आंसर इज C ऑप्शन 1 and 3 ओनली। यहाँ पर आप स्टेटमेंट के आंसर्स भी पढ़ सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ आपको मैच कराना है कि कौन सा पेयर किसके साथ जाएगा। फर्स्ट है यहाँ पर लीडर महात्मा गांधी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे ज़्यादा सर्वोदय पर काम किया था, सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस दिखाया था सर्वोदय पर और डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा बात की थी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का पेयर हो गया 2 डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक्स। ठीक है, तो A का रिलेशन 2 के साथ है। सेकेंड है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, इनका रिलेशन किसके साथ है? पीछे हमने देखा कि इन्होंने स्टेट लेड इकोनॉमिक प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में काफ़ी बात की थी, तो B का पेयर यहाँ पर 1 के साथ हो जाएगा। B इज़ रिलेटेड टू 1। थर्ड है यहाँ पर BR अम्बेडकर, इन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट के बारे में बात की थी, तो BR अम्बेडकर जी का फोकस था सोशल इक्वालिटी एंड कास्ट को एनिलेट करना थ्रू लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर C का ऑप्शन, C का रिलेशन 4 के साथ है, सोशल इक्वालिटी एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एंड द फोर्थ लीडर इज दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की फिलॉसफी को डेवलप किया था, साथ ही कल्चर को इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रिलेशन 3rd के साथ है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। D का रिलेशन 3 के साथ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हियर इज A ऑप्शन, A2, B1, C4 एंड D3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी सर्वोदय मूवमेंट की, जो कि रिलेटेड था महात्मा गांधी जी के साथ। सर्वोदय का मतलब क्या था? वेलफेयर फॉर ऑल। ठीक है, एंड ये सबसे ज़्यादा गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था। इस मूवमेंट में सेल्फ सफिशिएंसी को काफ़ी प्रमोट किया गया थ्रू विलेज रिपब्लिक्स, एंड ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल को काफ़ी ज़्यादा अपोज करता था। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। पीछे हमने इनके बारे में ऑलरेडी चर्चा की। इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने फाउंड किया था ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए, एंड आर्म्ड स्ट्रगल को काफ़ी हद तक इन्होंने एडवोकेट किया रादर देन नॉन वायलेंस। ठीक है, एंड टेम्पररी बेसिस पर इन्होंने साथ दिया था एक्सेस पावर्स का भी वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, देन हम बात करेंगे BR अम्बेडकर के बारे में। ये हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बहुत कैंपेन रन किए थे, साथ ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बहुत बात की थी, और बाद में जाके अम्बेडकर जी ने बुद्धिज़्म को अपनाया था। कौन से ईयर में? तो ये बुद्धिज़्म में एंटर करते हैं 1956 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि BR अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये था आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, इसको इन्होंने कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 में ये बात लिखी है कि अगर किसी को ये फील होता है कि उसकी फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि आर्टिकल नंबर 32 हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देन हम यहाँ पर बात करेंगे इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ने कॉन्सेप्ट इसका दिया था 1965 में। इसमें एम्फेसाइज किया गया था हार्मोनी के ऊपर बिटवीन द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल नीड्स। ओके,
और इस थियोरी ने कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के जो एक्सट्रीम्स हैं उनको टोटली रिजेक्ट किया था। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट्स। यहाँ पर कुछ इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट्स के एवोल्यूशन के इवेंट्स हैं एंड वी हैव टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो ये पार्टी फॉर्म हुई थी इनसाइड द इंटरनेशनल कांग्रेस 1934 में। पर्पस क्या था? सोशलिज्म को कंबाइन करना विद द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायणा यहाँ पर प्रोमिनेंट मेंबर्स साबित हुए इस पार्टी के। ठीक है, नेक्स्ट है हरिपुरा सेशन ऑफ द कांग्रेस। ये कब हुआ था? 1938 में। एंड कहाँ पर हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो गुजरात स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने प्रेसाइड किया था इस सेशन को और सुभाष चंद्र बोस को री इलेक्ट कर दिया गया था इसी सेशन में एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो इवेंट है 1938 में हुआ था। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, दैट इज़ आज़ाद हिंद फौज। तो इंडियन नेशनल आर्मी कब फॉर्म हुई थी? 1942 या फिर आप इसको 1943 भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज जो हमारी है इसको किस लिए फाउंड किया गया था? टू फाइट द ब्रिटिश रूल विथ जापानीज एड। यहाँ पर जापान की हेल्प लेने की बात की गई थी और सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये इसके लीडर बने थे 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द त्रिपुरी क्राइसिस। तो ये जो द त्रिपुरी क्राइसिस है ये कब हुई थी? तो 1939 में ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग। इसमें कन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन द सुभाष चंद्र बोस एंड द कांग्रेस हाई डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था एज अ रिजल्ट कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना रेजिग्नेशन दिया था एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट और बिकॉज ऑफ दिस त्रिपुरी क्राइसिस। ओके, ये सारे इवेंट्स के हमने ईयर्स देख लिया। अब इनको सेट कर लीजिए ऑर्डर में। सबसे पहले हुआ था आपका ये फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1 सबसे पहले हो जाएगा। देन आपका हुआ ये द हरिपुरा सेशन ऑफ द कांग्रेस, इसके बाद हुआ था द त्रिपुरी कांग्रेस, 4th point, and then 3rd point. 1, 2, 4, 3 is the correct answer. A option is the right answer here. Okay. Moving to question number 5, which of the following bodies of water are connected by the Strait of Hormuz? Strait of Hormuz बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी एंड अरेबियन सी। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये हमारा नैरो चोक पॉइंट है दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। फिर बाद में जाके ऑल्दो इट लीड्स टू अरेबियन सी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इट डायरेक्टली कनेक्ट्स द अरेबियन सी। ओके, सो इट डज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट द अरेबियन सी। 4th ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर रेड सी की बात करेंगे तो रेड सी इज़ कनेक्टेड सेपरेटली टू द गल्फ ऑफ एडन थ्रू द बाब अल मंदेब स्ट्रेट। हमने बहुत बार अपने पीछे लेक्चर्स में बाब अल मंदेब की बात की है। ठीक है, तो रेड सी सेपरेट चीज़ हो गई और यहाँ पर अरेबियन सी से ऑल्दो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हमने जो कीवर्ड्स यूज़ किए आइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ऑयल ट्रांसिट चोक पॉइंट है एंड ये सेपरेट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। लगभग 20% ग्लोबल पेट्रोलियम का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डेली बेसिस पर पास करता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ की बात करेंगे तो पर्शियन गल्फ एक मेडिटेरेनियन सी है जो कि वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है एंड यहाँ पर 8 कंट्रीज़ हैं जो इसकी बाउंड्री पर आती हैं इंक्लूडिंग ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, एंड ये गल्फ बहुत ही मेजर सोर्स है दुनिया के ऑयल सप्लाई का। राइट, देन हम बाब अल मंदेब के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत बार बात की है। ये कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है? रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ में। ठीक है, एंड ये कौन कौन से कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है? तो येमेन को यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला में कनेक्ट करता है डिजिबूती के साथ इन अफ्रीका। ठीक है, बाब अल मंदेब को गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। ओके, देन हमने यहाँ पर बात करी है रेड सी की। तो रेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और ये वन ऑफ द वार्मेस्ट एंड साल्टिएस्ट सीज़ हैं पूरी दुनिया की। रेड सी हमारा पार्ट है ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम का भी। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd और 4th रिलेटेड नहीं थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, सिर्फ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान ही रिलेटेड थे। आंसर हियर इज ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली।
Now moving to question number 6, consider the following components of the balance of payments. How many of the above are the part of current account? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अकाउंट आपके दो तरह के होते हैं. पहला हो गया आपका करेंट अकाउंट एंड दूसरा आपका हो गया कैपिटल अकाउंट. ठीक है, करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऐसे सारे ट्रेड्स जो गुड्स, सर्विसेज, इनकम और करंट ट्रांसफर्स में होते हैं. ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर होता है तो इसका मतलब कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है दैन इट एक्सपोर्ट. ओके, एंड अब्रॉड से जो भी आपको रेमिटेंसेस मिलते हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं इसी करंट अकाउंट में. ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा. ठीक है, देन कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है क्रॉस बॉर्डर कैपिटल ट्रांसफर को, साथ ही नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स की एक्विजिशन को. ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है एज अ कैपिटल इनफ्लो. साथ ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी इसी का पार्ट हैं. ओके, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल डेट दैट अपीयर्स इन द कैपिटल अकाउंट. राइट, अब यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दी हो गई हैं. फर्स्ट है यहाँ पर विजिबल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. तो ये बिल्कुल सही है. विजिबल ट्रेड्स जो हैं आपके ये करेंट अकाउंट का पार्ट हैं आपके इस स्ट्रक्चर में. एंड देन सेकेंड है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हमने यहाँ पर देखा कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आपके कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है ना कि करंट अकाउंट का. तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा. थर्ड है यहाँ पर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आप देख सकते हैं एफडीआई भी आपके कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है. थर्ड भी गलत हो गया. एंड द फोर्थ वन इज रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड. रेमिटेंसेस आपके करंट अकाउंट में आते हैं. फोर्थ वाला बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ वर परफेक्टली फाइन. आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 ऑफ द अबव कंपोनेंट्स वर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. राइट, देन हमने यहाँ पर बात करी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की. इसका मतलब क्या होता है? इसमें डायरेक्ट ओनरशिप होती है या फिर कंट्रोल होता है फॉरेन बिजनेस असेट्स का. एफडीआई के थ्रू प्रमोट होता है हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साथ ही होस्ट कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी. ठीक है, इंडिया वन ऑफ द टॉप रेसिपिएंट्स है एफडीआई का वर्ल्ड वाइड लेवल पर. रेमिटेंसेस की बात करेंगे तो व्हाट आर दीज रेमिटेंसेस? तो ये उस पैसे को कहते हैं जो माइग्रेंट सेंड करते हैं अपनी होम कंट्री को. इंडिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का ग्लोबल लेवल पर, और रेमिटेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंट्री की जीडीपी में. ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था. ओनली 2. ये चार्ट ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स को क्लासीफाई करने में. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआईज स्टरलाइजेशन ऑपरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. आरबीआई का जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसको समझने के लिए पूरा प्रोसेस पहले समझते हैं. देखिए, जब भी कभी आरबीआई डॉलर अगर परचेज करता है ताकि जो इनके यहाँ पर रूपी है वो अप्रिशिएट ना हो सके, इसके लिए रूपी को इंजेक्ट करना पड़ता है इकोनॉमी में. ठीक है, लेकिन अगर आप रूपी को इंजेक्ट करेंगे इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इन्फ्लेशन को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ताकि जो यहाँ पर एक्सेस लिक्विडिटी आ गई है मार्केट में उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, जिससे कि जो हमारे मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो सके डिस्पाइट लार्ज फॉरेन इनफ्लोज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, टू encourage consumption, no. To neutralize the impact of large foreign exchange inflows on domestic liquidity. Perfectly fine. B option here is the right answer. Okay. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कीवर्ड्स. तो यहाँ पर पहले हमने आरबीआई की बात की. आरबीआई 1935 में एज द कंट्री सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हुआ था. बाद में 1949 में जाके इसका नेशनलाइजेशन हो गया था. आरबीआई इकलौता करेंसी का इशूअर है, यानी करेंसी नोट्स जो भी इंडिया में जारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई कर सकता है. आरबीआई के पास पावर है, एक्सेप्ट यहाँ पर 1 रुपये के नोट, जो कि कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, करेंसी स्टेबिलिटी को मैनेज करना एंड बैंक्स को रेगुलेट करना. यहाँ पर हमने एक टर्म देखा, करेंसी एप्रिसिएशन. क्या होता है ये? इट रेफर्स टू एन इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर. राइट, एप्रिसिएशन जो है वो आपके एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है बाय मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव फॉर फॉरेन बायर्स. और सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर इंटरवीन करते हैं ताकि ऐसा एक्सेसिव एप्रिसिएशन वो प्रिवेंट कर सकें टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी. राइट, देन हमने बात करी थी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की. तो इसमें क्या होता है? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदना और बेचना बाय द सेंट्रल बैंक. ओके, एंड इसको हम किस लिए करते हैं? ताकि मनी सप्लाई को हम रेगुलेट कर सकें, साथ ही इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें किसी इकोनॉमी में. बिसाइड्स इंडिया, मेजर इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए एंड यूरो जोन वगैरह हैं, वो भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं एज द मॉनेटरी पॉलिसी टूल. ओके, देन यहाँ पर हमने स्टरलाइजेशन के बारे में बात की, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था. स्टरलाइजेशन हमने डिसाइड
हमने डिस्कस किया कि ये प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस को आप ऑफसेट करते हैं जिससे कि डोमेस्टिक मनी सप्लाई आपका स्टेबलाइज हो सके। यूएस फेडरल रिजर्व ने स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया था ड्यूरिंग द 1960s जिससे कि जो हमारे फॉरेन कैपिटल हैं वो मैनेज हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, if the Indian rupee is under severe pressure and depreciating rapidly against the dollar, which of the following actions by the RBI is most likely? अगर इंडियन रूपी सीवियर प्रेशर में है एंड इट इज़ गेटिंग डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर, देन कौन कौन से एक्शंस हैं जो आरबीआई ले सकता है? पहला है यहाँ पर सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो क्या होगा इससे, अगर आप डॉलर को सेल करते हैं फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इससे जो सप्लाई ऑफ डॉलर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड डिमांड जो है रुपी की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे जो रुपी का स्टेबलाइजेशन है वो बेहतर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर बाय करते हैं तो लिक्विडिटी डेफिनेटली यहाँ पर इंजेक्ट होगी जिससे करेंसी फर्दर आपकी कमज़ोर हो जाएगी ना कि मजबूत होगी। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। थर्ड है इंक्रीजिंग द रेपो रेट और कीपिंग द लिक्विडिटी टाइट। अगर आप रेपो रेट बढ़ाते हैं तो उससे लिक्विडिटी टाइटन होती है जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं एंड करेंसी वैल्यू इससे सपोर्ट होती है। तो यहाँ पर थर्ड भी बिल्कुल सही है, ये आरबीआई का वन ऑफ द एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही थे, सेकेंड वाला एलिमिनेट हुआ। क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे तो उसे होगा क्या, उससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, इकॉनमी में, जिससे आपकी करेंसी फर्दर कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, नो यहाँ पर हमने कौन कौन से कीवर्ड्स के बारे में बात करी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? तो ये हमारे वो असेट्स हैं जो सेंट्रल बैंक होल्ड करता है फॉरेन करेंसीज़ के फॉर्मेट में जिससे कि लाइबिलिटीज़ को बैक किया जा सके। ठीक है, चाइना याद रखिएगा, चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड ये जो रिजर्व्स हमारे होते हैं ये नेशनल करेंसी को स्टेबलाइज करने में टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं। ठीक है, देन हमने बात करी यहाँ पर करेंसी सप्लाई एंड डिमांड की। तो करेंसी वैल्यू फ्लैक्चुएट होती रहती है बेस्ड ऑन फॉरेक्स मार्केट में हमारा कैसा सप्लाई और डिमांड है। अगर सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर हाई डिमांड है करेंसी की तो उससे होगा क्या, उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, देन हमने बात करी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। तो ये ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप इशू करते हैं पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए एंड दे आर कंसीडर्ड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट विच आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे आप तो डेफिनेटली इससे लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी इनटू द इकोनॉमी, राइट। रेपो रेट हमने पढ़ा था, रेपो रेट क्या चीज़ होता है? तो यहाँ पर रेपो रेट उस रेट को हम कहते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लैंड करता है। ठीक है, अगर आप रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बोरोइंग कॉस्टलियर हो जाएगी एंड यहाँ पर लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे जैसे आप रेपो रेट में चेंजेस करेंगे उसी हिसाब से मार्केट में इन्फ्लेशन और करेंसी की वैल्यू पर भी इफेक्ट आएगा। ओके, तो हियर करेक्ट आंसर वाज ए ऑप्शन 1 और 3 ओनली। फाइन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में 3 पॉइंट्स हैं, लेट्स चेक कौन कौन से सही हैं इसमें से। तो फर्स्ट है यहाँ पर इट इज़ द नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर कॉस्मेटिक्स फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये बिल्कुल सही है। CDSCO जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बॉडी है 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी एज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होता है, जो ड्रग्स है इंडिया के अंदर उनके इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल को यहाँ पर रेगुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हेड्स द CDSCO। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही इसके हेड होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है और इनका काम होता है ड्रग के अप्रूवल को ओवरसी करना इंडिया में एंड ये जो बॉडी होती है ये लाइसेंस देती है फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज एंड इट इंश्योर्स द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बिफोर द मार्केट रिलीज, राइट। The third statement says it operates under the Ministry of Science and Technology. No, क्योंकि it operates under Ministry of Health and Family Welfare through the Directorate General of Health Services, not the Ministry of Science and Technology, right? तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था, बाकी दोनों सही थे। Which of the above statements are correct? Answer is 1 and 2 only. Okay. Now here we talked about Ministry of Health and Family Welfare. So this ministry is responsible for health policy and programs in India एंड ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरसी करते हैं जैसे कि आपकी CDSCO हो गई, इसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। एंड ये मिनिस्ट्री मैनेज करती है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ को, साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को इंडिया के अंदर। ठीक है, देन हमने यहाँ पर बात करी है डायरेक्टोरेट जनरल
ऑफ हेल्थ सर्विसेज की, तो इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट प्रोवाइड्स द टेक्निकल एडवाइस ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैटर्स, किसको, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होना चाहिए था। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, which international agreement allows for the parallel importation of medicines to ensure affordability during the health crisis? तो 2001 का, अगर आपको दोहा डिक्लेरेशन याद हो, ऑन द ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड द पब्लिक हेल्थ, जिसमें कि ये क्लैरिफाई तरीके से लिखा है कि ट्रिप डज नॉट प्रिवेंट द मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग दिस यूज ऑफ पैरेलल इम्पोर्ट्स एंड कंपल्सरी लाइसेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर 2001 का ये दोहा डिक्लेरेशन सही था। ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करेंगे तो इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे, एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, यहाँ पर दोहा डिक्लेरेशन करेक्ट आंसर था। इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। 2001 में ये डिक्लेरेशन आया था जिसका पर्पस था पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स पर फोकस करना अंडर ट्रिप्स, एंड इसमें कंट्रीज़ के राइट्स को अफर्म किया गया जहाँ पर वो कंपल्सरी लाइसेंसेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर मेडिसिन। इस डिक्लेरेशन का पर्पस क्या था, अफोर्डेबल मेडिसिन का एक्सेस इंप्रूव करना हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, देन हमने यहाँ पर एक टर्म देखा पैरेलल इंपोर्ट्स। ये क्या होता है, पैरेलल इंपोर्ट्स में आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं विदाउट द आईपी होल्डर्स परमिशन। ठीक है, एंड इससे होता क्या है, जो ड्रग प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होते हैं जिससे कि चीपर मेडिसिन मार्केट में एंटर करती हैं। पैरेलल इंपोर्ट्स डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, देन हमने यहाँ पर बात करी कंपल्सरी लाइसेंसिंग की। तो बेसिकली दिस कंपल्सरी लाइसेंसिंग, इसके अंडर में गवर्नमेंट को परमिशन मिल जाती है टू ऑथराइज द प्रोडक्शन ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कंसेंट। ओके, एंड ऑफन हम इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज, जिससे कि जो मेडिसिन का एक्सेस है वो हमारा इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। दोहा डिक्लेरेशन 2001 में ये डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपने ये हमारा सेशन पसंद किया होगा एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो हमारे साथ कंसिस्टेंट तरीके से इस लेक्चर्स में, इस सीरीज़ में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।